हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील लकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल यानी कि 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ। और आपको पता है जो आरबीआई का तैयारी करने वाले लोग हैं वो यूपीएससी भी करते हैं, और यूपीएससी जो सीरियसली करते हैं वो कभी कभी आरबीआई को बैकअप भी रखते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि दोनों में सेम सेम मतलब एनर्जी लगा के चलते हैं। लेकिन कल का जो पेपर था यूपीएससी का, वो देखने के बाद मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर अभी क्या करें। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने 2-3 बार मेंस दिया था। उनका कहना था सर अभी ना मतलब देखो, जो पेपर 1 है उसका जीएस, जो जिसको हम कहते हैं जीएस, उसका तो मेरिट कंपेरेटिवली आपको पता है कि वो डिसाइड होगा कंपटीशन कैसा है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है। लेकिन जो पेपर 2 है ना, उसका कट ऑफ तो पहले से ही डिसाइड है। ठीक है, तो वो जो कट ऑफ है आपको पता है, वहाँ पर 66 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, 66 यानी कि आपके नेट नेट कितने क्वेश्चन आने चाहिए? 27 क्वेश्चन सही आने चाहिए। 27 क्वेश्चन जब आपके सही आते हैं, मतलब माइनस पकड़ के, नेट बोल रहा हूँ, ग्रॉस नहीं बोल रहा हूँ, नेट, तब आप उसमें पास होते। तो पेपर 2 काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इसलिए यहाँ पर ना काफ़ी लोग पेपर 2 में फेल हो सकते हैं, जिसको हम सी सेट कहते हैं। एक्चुअली सी सेट तो एग्ज़ाम का नाम है, लेकिन जनरल पार्लेंस में ना सी सेट यानी कि पेपर 2, जिसमें क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के पैसेज होते, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि जो क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है यूपीएससी के सी सेट वाले, उसका आंसर देने का नियर अबाउट टोटल 53 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये पार्ट है, इसमें मैं 14 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। 14, फिर बाद में 13 13 13, इस तरीके से मैं कवर करूँगा। और अभी स्टूडेंट पूछ रहे कि सर हम ग्रेड बी पे अभी फोकस करें क्या? अदरवाइज उनका प्लान ये था कि जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया, अभी मेंस की तैयारी के लिए लग जाएंगे। लेकिन अभी आरबीआई का एग्ज़ाम है 9 जुलाई को, तो सर अभी क्या करें? तो मैं उनको बताऊंगा कि आपको मतलब आरबीआई की तैयारी करनी है, सिर्फ प्रीलिम पे फोकस कीजिए। डेली अगर आप थ्री आवर्स भी अगर देंगे आरबीआई को, तो भी मुझे लगता है अभी प्रीलिम पे फोकस करेंगे। और बाकी आपका जो यूपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा है वो चलने दीजिए। जिनका यूपीएससी पे फोकस है उनको यूपीएससी ही करना है, लेकिन आरबीआई की अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, क्योंकि आपका जैसे आरबीआई के प्रीलिम्स निकल जाएगा, फेज़ 1 निकल जाएगा, फेज़ 2 में आपने काफ़ी यूपीएससी की पढ़ाई की है, सोशल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, तो आपको थोड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे तैयारी कर सकते, क्या डेफिनेटली कर सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे आरबीआई का जो एग्जाम है वो मिनी यूपीएससी एग्जाम कह सकते हैं। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, सी सेट जैसा है यहाँ पर। वहाँ पे फिर जीएस भी है। इस बार जीएस का काफ़ी फोकस था यूपीएससी, उसका भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है यूपीएससी का। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, जो अभी मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो एटलीस्ट फॉर्म भर दीजिए। ये स्किप मत कीजिए, ठीक है? 6 अटेम्प्ट होते हैं, काफ़ी है। और आपने अगर थोड़ी क्योंकि जीए का पढ़ाई तो आप करते ही है, आपने सी सेट के लिए भी पढ़ा होगा, और आजकल यूपीएससी में काफ़ी डिफिकल्ट सी सेट आ रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, 20-25 मॉक टेस्ट करेंगे, तो प्रीलिम्स आपका निकल सकता है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप उसको स्किप मत कीजिए आप। चलो अभी हम सीरीज सीक्वेंस में 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट है ए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ मैंने पहले से लिख लिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम से होगा। राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड। ठीक है, रेड के 10 पेयर्स है, यानी कि ये क्या है? शूज़ है ना, शूज़, यानी कि 10 पेयर्स, यानी कि टोटल सिंगल सिंगल कितने हो गए? 20 शूज़ हो गए। 9 पेयर्स ऑफ वाइट, ठीक है, ये 18 हो गए। एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक, ठीक है, कितने हो गए? 16। अभी क्या पूछा गया, ये देखो, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो बहुत ही मतलब ध्यान में रखते हुए मेटिकुलसली डिज़ाइन किया जाता है। उसमें गलती के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और उनको आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करना होता है। और अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आपको हिंदी का भी देखना चाहिए, क्योंकि वो पेपर होता है, आपको एक लेफ्ट साइड में हिंदी इंग्लिश आपको वो मिल जाता है। इफ़ ही रैंडमली पिक्स शूज़ वन बाय वन without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? देखो, मिनिमम क्या है? मिनिमम कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। डायरेक्टली 2 निकल गए रेड वाले, तो वो क्या हो गया? मिनिमम हो गया, यानी कि वो लकीली, ठीक है, लकीली क्या हो गया? पहले ही 2 निकल गए तो वो हो गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है? वर्स्ट केस में पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, वर्स्ट केस में ऐसे में मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे कि उसके बाद हमें क्या मिलेगा? रेड 2 मिलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं? हम कहेंगे कि हमारा लक बहुत ख़राब है। हमने पहले निकाले सारे के सारे वाइट,
ठीक है, हम वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। पहले निकले हमारे 18 वाइट वाले, फिर हमारे 16 निकले ब्लैक वाले, यानी कि अभी तक हमारा रेड एक भी नहीं निकला, यानी कि ये 18 प्लस 16 हो गया 34, यानी कि अभी वो बॉक्स में के सारे वाइट निकल गए, के सारे ब्लैक निकल गए। अभी क्या बचा उसमें, अभी सिर्फ रेड बचा, यानी कि अगले दो मैं जब निकालूंगा वो दोनों रेड ही निकलने वाले हैं, क्योंकि पूरे 18 के 18 वाइट निकल गए, पूरे 16 के 16 ब्लैक निकल गए। अभी जो बचे हैं उस बॉक्स में वो 20 के 20 क्या है, वो रेड है, उसमें के दो मैं ये रेड निकालता हूँ, यानी कि मुझे 36 टाइम्स ये करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर है 36। ठीक है, जिन्होंने कैट का प्रिपरेशन किया होगा उनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी गया होगा। बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन देखो क्वांट जिसका अच्छा है ना वो कैट में भी अच्छा करेगा, यूपीएससी में भी अच्छा करेगा, और बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेशन बेस ज़्यादा होता है, ये करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, डिवाइड, एवरेज करो, तो वो वहाँ पे ज़्यादा होता है। लेकिन जिसका क्वांट बेसिक अच्छा है उसको ये आ जाएगा। अदरवाइज जिनको इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं है, मोस्टली जो नॉन इंजीनियर है ना, उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, इसका आंसर है 36। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। ये 1 2 दिए मैंने सीरियल वाइज टोटल 53 है। आज की इस वीडियो में मैं 14 करूँगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो आप लिखिए वहाँ पर, अगर काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं बाकी के भी बनाऊँगा। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन, फोर्स एंड सिक्सेस, यानी कि वो सिर्फ एक रन निकाल सकता है, यानी एक एक में निकालेगा, 4 में निकालेगा और 6 में निकालेगा। तो इसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि कितने तरीके से हम टोटल 25 रन बना सकते हैं बाय यूजिंग 1, 4 एंड 6। देखो अभी मैंने ये टेबल किया है, टेबल से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। हमें ऑल पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 है, ये 4 है एंड 1 है, क्योंकि वो बैट्समैन एक तो सिक्सर मारता है या बाउंड्री मारता है या सिंगल रन निकालता है। हम अलग अलग करेंगे। अभी ऐसा पकड़िए कि उसने जो 6 रन है वो 4 बार निकाले, ये कितना हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, यानी कि इस 24 तो हो गया, हमें 25 चाहिए। 4 क्या हो गया, 0 है, और 1 × 1 यानी कि 1 रन निकाला, तो ये एक बार हो गया। यानी कि अगर 4 सिक्सर्स वो मारता है तो उस तरीके से एक बार बनता है। ठीक है, ये हो गया सिंगल वे ऑफ स्कोरिंग 25 रन्स। अभी अगर उसने 3 सिक्सर मारे तो 4 मारने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 है। 1 4 हो सकता है, 0 4 हो सकता है, या 1 4 हो सकता है। इस केस में क्या हुआ, ये 18 प्लस 0 18 प्लस 7 हो गया 25, ये एडिशन 25 आई, ये एडिशन 25। या फिर 3 सिक्सर मारे और एक बाउंड्री मारी, यानी कि ये हो गया 18 प्लस 4 हो गए 22, और फिर बाद में सिंगल 3 ट्रिकर निकल गए, ये हो गए 25। यानी कि अगर वो 4 सिक्सर मारता है एक तरीका है, अगर 3 सिक्सर मारता है तो उसके 2 तरीके हैं। 3 सिक्सर, एक बाउंड्री, एक भी नहीं, एक बाउंड्री एंड उसके बाद ये सिंगल वन, ये 2 वेज हो गए। अभी देखते हैं अगर वो 2 सिक्सर मारता है, 2 सिक्सर मार गया, ये कितना हुआ 12। अभी बाउंड्री कितनी मार सकता है वो, हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। बाउंड्री 0 हो सकती है, 1 बाउंड्री हो सकती है, 2 बाउंड्री हो सकती है, 3 बाउंड्री हो सकती है। इस केस में ये 12 हो गए, ये 4, ये हो गए 0, ये 4, ये 8 एंड ये 12। तो अभी यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे, 12 और ये 25 हो गए। ये 12 और 4 16, 16 और 9 25, ये 12 और 8 20, 20 और 5 25, ये 12 और 12 24 और 1 25। यानी कि अगर वो 2 सिक्सेस मारता है तो ये 4 वे से पॉसिबल है। अभी हम एक 6 पकड़ते हैं। एक 6 में देखो, एक 6 में क्या होता है, ये हो गया 6, 0 4 हो गया, यानी कि ये 0, ये 4, ये 8, ये 12 और ये 16, 6 और ये 0 हो गए 6 और 9 19 हो गए 25, ये 6 और ये 4 10 और 15 हो गए 25, ये 8, 6 और 8 हो गए आपके 14 और 11 25, ये 6 और 12 18 और 7 25, और 6 और 16 22 और 3 25। देखो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज इसको ना 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, इतने में सेकंड्स में तो नहीं होगा, यहाँ पे
1 से 1.5 लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी ऐसा देखते कि उसने एक भी सिक्सर नहीं मारा, एक भी सिक्सर नहीं मारा, यानी कि 6 × 0। अभी बाउंड्रीज कितनी हो सकती है, 0 बाउंड्रीज है। उस केस में 25 रन सिंगल निकालने पड़ेंगे। एक बाउंड्री निकालती है तो 21 रन निकालने पड़ेंगे। 2 बाउंड्रीज है तो ये 17 है, 3 बाउंड्रीज 13, 4 बाउंड्रीज 9, ये 20 हो गए 5 बाउंड्री पे, और ये 5, ये 6 बाउंड्रीज हो गई, और ये तो ये 25, ये हो गए 7 वेज, यानी कि 7 + 5 12, ये 16, 17, 18 एंड 19। ठीक है, इसको अगर आपको ये पता है, देखो ये फास्ट करना पड़ेगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे ये आंसर 1.5 मिनट में आ जाएगा। एंड देखो इसमें क्या है ना, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है, जो जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, उसमें थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आती है। हमें कितने मार्क्स चाहिए, हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 80 में से आपको 27 क्वेश्चन नेट सही करने। नेट सही का मतलब है 40 कर लिए, उसमें के 4 गलत आ गए, 40 में से 8 गलत आ गए, इस तरीके से आपको 27 नेट स्कोर लाना। तो इसीलिए आपको जिनका क्वांट एंड रीजनिंग अच्छा है वो क्या करते हैं, जनरली 40 क्वेश्चन सही करके आते हैं उनके हिसाब से। तो उसमें से पकड़ लीजिए आप, अगर 8 भी गलत आ गए तो भी उनका ये नेट 27 स्कोर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पिकअप करना है। तो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सबको समझाना है, क्योंकि किसी को समझ में जल्दी आता है, किसी को जल्दी नहीं आता है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। अदरवाइज इसको ना 1 से 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे, अगर आपको ये लॉजिक पता है। अगर ये लॉजिक पता नहीं है तो फिर कितना भी टाइम लगाओ, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये यूपीएससी में और कैट के एग्जाम में ऐसा होता है। जनरली बैंकिंग एग्जाम में क्या है, आंसर आ जाता है, वो टाइम का होता है एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम टाइम का है। यूपीएससी में आज के डेट में, आजकल जो पिछले 1-2 साल से पेपर आ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट लेवल का पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सेट ए का, हमारा सीक्वेंस में 3 नंबर है। सो देर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स। तो ये एनवलप है आपके, 4 एनवलप है, और ये 4 आपके लेटर है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवलप, यानी कि एक लेटर जो है वो एक ही एनवलप में जाएगा विथ अ करेक्ट एड्रेस। ठीक है, यानी कि करेक्ट एड्रेस जो है वो एक ही इसमें जाएगा। 4 अलग अलग एड्रेसेस है एंड 4 अलग अलग एनवलप्स है, और जो लेटर्स है आपके एक का एक ही है, 1-to-1 रिलेशन है। ठीक है, 1-to-1 रिलेशन है। इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू एनवलप, यानी कि आपके पास 4 एनवलप है, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, और आप उसमें लेटर डालोगे रैंडमली, तो कुछ सही जा सकते, कुछ गलत जा सकते। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अभी पहला स्टेटमेंट पढ़ते, बहुत अच्छा तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है और अच्छे तरीके से वो सोचता है, उसी का क्वेश्चन सही आएगा। इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट एनवलप। देखो मुझे बताओ, ये 4 एनवलप है, अगर एक गलत गया तो दूसरा भी गलत जाएगा ना, क्योंकि मान लीजिए L1 E1 के लिए बना हुआ है, L1 E1 के लिए बना हुआ है, और L1 गलती से E2 में जाता है, तो ये गलत हुआ तो E1 में भी दूसरा जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एक गलत हुआ ना तो दूसरा भी गलत बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, क्योंकि L1 जो है वो E1 में ही जाना चाहिए था, लेकिन वो गया कहाँ पर, E2 में गया। यानी कि यहाँ पर जो लेटर आएगा कोई भी दूसरा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो गलत होगा, क्योंकि एक के लिए एक ही सही है, अगर एक गलत होता है तो दूसरा भी गलत होगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। जब गलती होगी तो मिनिमम 2 की गलती होगी। ठीक है, यानी कि ये गलत है। अभी सेकंड देखते हैं, देर आर ओनली 6 ways in which only 2 letters can give into a correct envelope। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, E1, E2, E3 एंड E4, ये क्या हुए, ये हमारे एनवलप हुए। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 लेटर सही एनवलप में डालना है और 2 लेटर गलत एनवलप में डालना है। ऐसे टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये मैंने राइट किया हुआ है, ये सही है। ठीक है, ये सही में गया, ये 2 गलत में गया, ये 2 सही में गए, ये 2 सही में गए, अदरवाइज ये 2 सही में गए, ये 2 सही में गए, और ये 2 सही में गए। ये टोटल
ऑल पॉसिबिलिटीज ये है 6, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं। सिंपली तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी 2 पकड़ना है, उसके सामने राइट करना है और आगे होगा रॉन्ग। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ है, कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ है, अलग अलग तरीके से हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसका आंसर है, ये सही है। यानी कि ये 6 फेज है क्या? यस, ये मैंने आपको बॉक्सेस में करके दिखाया है। और यानी कि ये पहला तो गलत है, मैंने बताया, क्योंकि सिंगल गलत नहीं हो सकता, एक गलत हुआ तो दूसरा भी गलत होगा, क्योंकि एक का जो एड्रेस है वो एक ही एनवलप पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो सही लेटर उसमें जाएगा, अगर वो गलत जाता है तो जो ऑलरेडी था उसमें भी वो गलत जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, देखो जिसको समझ में आते हैं उसको समझ में आ जाते हैं, जिसको समझ में नहीं आया आप इस पर कितना भी दिमाग लगाओगे 4-5 घंटे तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्टली कैट में और ये यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं। बैंक में ऐसा नहीं होता है, बैंक में आपको अगर टाइम दिया जाए तो आप कैलकुलेशन करेंगे आराम से, आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी में और कैट के एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड होते हैं, जिसको लॉजिक आ गया उसको आ गया, जिसको नहीं आता है लॉजिक वो तब भी नहीं आएगा, और 1 घंटे ट्राई किए तो भी नहीं आएगा। लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद कुछ लोगों को समझ सकता है, एक्सप्लेन करने के बाद जिनको नहीं समझता है फिर उनको, क्योंकि यूज टू नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई एम नॉट फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, अगर कोई मुझे समझाता है बायोलॉजी, क्योंकि मुझे वो समझ में ही नहीं आते, तो मुझे कितना भी समझाएंगे ना तो वो मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये हर एक का जो हम क्या कहते हैं कि माइंड का जो इंक्लिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, वो सारे एरिया में सही नहीं होती, इसलिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना। हमें क्या करना है, 80 में से 27 नेट क्वेश्चन सही करने हैं। तो किसी का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो सकता है तो आप वहाँ पे कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, टोटल 53 क्वेश्चन है कंटेंट रीजनिंग के, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी समझ में आने चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ना देखो, मतलब जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी वो बढ़ेगी। मैंने आपको पहले क्या किया, जिसका कंटेंट रीजनिंग अच्छा है वो कोई भी एग्जाम का कंटेंट रीजनिंग कर लेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है वो कैट है या यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, बैंक है, क्योंकि उसका बेसिक ही अच्छा है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और आपको बेसिक भी अच्छा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर यानी क्या, बाकी बोलते हैं ना जो भागाकार करने के बाद, डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 100 से हमें डिवाइड करना है, तो आपको क्या चाहिए, देखो 10 कब बनता है, 1 5 और 1 2 अगर नंबर में होगा फैक्टर तो आपका 10 बनेगा, 5 इंटू 2। आपको अगर 100 चाहिए तो आपको 5 5 और 2 2 यानी कि 25 इंटू 4, लेकिन 25 मतलब क्या है, 5 इंटू 4, और ये 4 का मतलब है 2 इंटू 2। यानी कि आपको यहाँ पर देखना है कि कहीं आपको 5 और 2 मिलते हैं क्या। ये 85 है, 85 यानी कि 17 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर आपको 1 5 मिल गया। 95 यानी कि 19 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर आपको 1 5 मिल गया, यानी कि आपको 1 5 और 1 5 मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए, 2 2 आपको ढूंढने हैं। देखो यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, 96 में मिलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ के आप 4 2 ले लो। ठीक है, 2 ले लो, ये 1 ले लो, 1 ले लो, यानी कि 5 इंटू 5, यहाँ के 5 5 और यहाँ के 2 2 आपके 100 हो गए। यानी कि ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे उस कैलकुलेशन में एंड में 2 0 आने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी हो जाने दो, और जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या होगा, ये डिवीजन परफेक्ट होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए आपका आंसर है 0। ठीक है, तो अगर कैट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने इसका प्रैक्टिस किया है पहले तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज किसी को लगे कि यार ये कैसे हमें पता चलेगा, मतलब आपको क्या देखना है, 100 से वो जो नंबर है दैट नंबर वेदर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 100 या 1000 भी चलेगा, 10,000 भी चलेगा, क्योंकि ये 2 0 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि पूरा भागाकार हो गया, फुल डिवाइड हो गया, बाकी यानी कि रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, यानी कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन 2 बार देखिए, पूछने से पहले 2 बार देखिए और फिर मुझे पूछिए। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, ये भी टिपिकली कैट का क्वेश्चन है, इन द एक्सपांशन ऑफ ईयर। ठीक है, ये नंबर हमने लिख लिया, हमें क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना, लास्ट पे क्या है, यहाँ पे 2 है। अब ये जो नंबर है इसमें क्या है, ये हो गया आपके 15 इंटू 7 105 इंटू 9,
ये हो गया 945। एंड में क्या है, 2 है। आपका यूनिट डिजिट के लिए आपको बस यूनिट डिजिट देखना। अभी देखो, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का पावर 2 है तो 4 आएगा। 2 का पावर 3 है तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 है तो 16 आएगा। और ये फिर से रिपीट होगा। 2 टू द पावर 5 32, फिर 64, फिर 128 और 256, यानी कि हर 4 साइकिल के बाद ये नंबर रिपीट होगा। हर 4 साइकिल के बाद आपका ये नंबर रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 1 बार हो गया या 2 बार हो गया, ऐसे कितने बार आएगा, तो ये 236 टाइम आएगा। रिमाइंडर मेरा कितना बचा, 1 बचा, यानी कि इसके बाद ये फिर से स्टार्ट होगा और ये मेरा आएगा 2, इसलिए ये नंबर है 2। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस अगर किसी ने की नहीं है तो ये समझ में नहीं आएगा। जैसे अब ये 2 का है, अभी 3 का कैसे करेंगे, देखो 3 है, 3 इंटू ये हो गया 3, पहले 3 हो गया, ठीक है, 3 इंटू 3 9, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 81। ये सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा। अगर आप 5 बार लिखेंगे 3 तो 243 होगा, तो 3 होगा, ये फिर से रिपीट होगा। तो आपको ये साइकिल देखना है कि ये साइकिल कैसे चलता है। हर 4 के बाद ये साइकिल चलता है, कुछ कुछ नंबर में 2 में चलता है। और फिर आपको रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर यानी कि वो फिर से रिपीट होगा। जो फर्स्ट नंबर पे आएगा ये फर्स्ट नंबर पे ये है 2, इसलिए ये 2। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं और डिपेंड है यार। देखो अगर आपका किसी का क्वांट अच्छा है स्कूल से तो उनको ना ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, इसलिए कभी भी ये स्टेटमेंट करना बहुत रिस्की होता है। अगर मैं कहूँगा ये बहुत इजी है तो कुछ लोग को जिनको नहीं आता है वो तो कहेंगे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आपने ऐसा कैसे कह दिया। अगर मैं कहूँगा ये बहुत डिफिकल्ट है तो कुछ लोग कहेंगे यार ये तो मुझे तो ऐसे आता है। क्योंकि लोग हज़ारों है देखने वाले, हर एक का कैपेसिटी, हर एक का इंटेलिजेंस अलग है। ठीक है, लेकिन जनरल अगर हम बात करेंगे, जनरल यानी कि अगर हम 250, 500, 1000 लोगों को पूछेंगे तो ये जो पेपर है ये थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आता है। देखो इसमें भी लोग क्वेश्चन करते हैं आपने मॉडरेट कैसे बोल दिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ये क्योंकि हर एक का कैपेसिटी डिफरेंट है। सब लोग आईआईटी में नहीं जा सकते, कुछ लोगों के लिए आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, कुछ के लिए तो वो आसान है। ठीक है, ये हर एक का डिपेंड है। आपको कैसे लग रहा है मुझे बताइए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सीरियल नंबर 6 है हमारा। ABC एंड DF आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, ABC है एंड DF है, नॉन जीरो डिजिट्स है ये। ठीक है, डिस्टिंग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है। उसकी एडिशन कितनी आई, 1 1 1 1। तो पूछा क्या गया है कि इसका एडिशन क्या होगा। देखो बहुत मतलब ये लॉजिक आपको समझ में आता है कि नहीं। देखो मुझे बताओ, ये 1 1 है, इसका यानी कि C प्लस F कितना हुआ, C प्लस F, ये 1 1 दिया हुआ, यानी कि ये हो गया 11। 21 तो नहीं हो सकता ना। 2 अगर डिजिट का आप एडिशन करेंगे और अगर आपको एंड में 1 चाहिए तो आंसर एक तो 11 होगा या 21 होगा। 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट तो 9 है। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो C प्लस F कितना हो गया, 11 हुआ। या 1 मैंने यहाँ पे लिखा तो 1 ऊपर मैंने कैरी लिखा। अभी यहाँ पे फिर से 1 है, यानी कि ये तीनों का एडिशन मैं करूँगा, 1 कैरी प्लस B प्लस E, ये फिर से 11 होगा। ये तो 21 तो हो नहीं सकता, मैंने पहले ही बताया मैक्सिमम डिजिट कौन सा है, 9, 9 प्लस 9 18 होता है। तो ये यानी कि ये 3 का एडिशन 1 प्लस B प्लस E कितना होगा, 11। तो B प्लस E कितना होगा, 10, क्योंकि ये तो कैरी है। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कीजिए कि ये 1 यहाँ पे आ गया, कैरी 1 आया, इसका मतलब है A प्लस D कितना हुआ, 10 और एक कैरी 11, यानी कि ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 10। तीनों का एडिशन करेंगे तो आ गया 31। 10 प्लस 10 प्लस 11 31। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ आपको। ये इतना भी बताने की ज़रूरत नहीं, जिसको थोड़ा सा ये समझ में आता है वो क्या करेगा, उसको पता है यार ये तो कैरी ऊपर है, कैरी ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों 10 10 हो गए और ये 11 हो गया, 10 10 11 यानी कि 31। ठीक है, अगर मैं वैसे एक्सप्लेन करता तो सब लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये डिटेल में आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। एंड में 1 कब आता है, 11 जब एडिशन आती है, या 01 एडिशन आती है, या फिर आपका एडिशन 21 आता है। लेकिन यहाँ पे दिया है नॉन ज़ीरो, इसलिए 01 का ऑप्शन चला गया। 21 भी नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट मैक्सिमम 9 है, 9 और 9 18 होता है, तो 21 भी नहीं आएगा, यानी कि 11 ही होगा। C प्लस F 11,
कैरी ऊपर आ गया, ये दोनों का एडिशन 10, ये दोनों का एडिशन 10, यानी कि टोटल हो गया 31। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है, बैंकिंग में आपको कैलकुलेशन करने होते हैं, लेकिन इस टाइप का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि ये यूपीएससी का एग्जाम देखो साल में एक बार होता है, तो एक बार पेपर देख लेना चाहिए। इससे क्या हम जो बोलते हैं ना खुराक, जब हमें बॉडी को एनर्जी देनी है तो हम खाते हैं, तो मेंटल आपको अगर खुराक देना है, अगर आपको मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है, तो इसको कहते हैं कि मेंटल खुराक, ठीक है, मेंटल जिम। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका ब्रेन ज़्यादा फंक्शनिंग करता है। इसका फायदा उधर भी होगा, वहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, सीरियल नंबर 7 है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। मतलब कौन तो मेरा बचपन से ही अच्छा है, मैं एवरी टाइम मैं स्कूल में कॉलेज में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, टॉपर में रहता था क्वांट में। तो चलो देखते हैं। डी इज़ अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, कोई भी ए बी सी ये डिजिट है, सच दैट द रेशो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ द डिजिट इज लीस्ट। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक नंबर पकड़ना है। मान लीजिए 222 नंबर है, ठीक है, 222 नंबर है, ये नंबर हो गया, इसकी डिजिट की एडिशन कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 18 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है, 37। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका छोटे से छोटा आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर लीस्ट होना चाहिए। What is the difference between the digits at the 100 place and the digit at the unit place? यानी कि ये इसका और इसका डिफरेंस निकालना। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। देखो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये जिनको आ गए ना उनको आ गए, अदरवाइज आप कितना भी दिमाग लगाओ ये क्वेश्चन नहीं आते। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। हमें क्या करना है, ये है हमारा नंबर न्यूमरेटर में ABC, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, उसकी एडिशन है। ये हमें लीस्ट चाहिए, लीस्ट चाहिए। इसका मतलब है मुझे न्यूमरेटर वाला जो नंबर है वो छोटे से छोटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, नंबर वो छोटे से छोटा चाहिए, छोटे से छोटा चाहिए। कौन सा वाला, न्यूमरेटर वाला। लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि इसका जो डिवीजन मुझे करना है, जो आंसर है, मुझे छोटा आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे ए के जगह पे 1 ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे n जो है ना, n मुझे छोटा वाला नंबर लेना है, n मुझे क्या लेना है, छोटा लेना है। इसलिए मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 से, क्योंकि ये लिस्ट चाहिए ना। अगर आपको x बाय वाई लिस्ट चाहिए, x बाय वाई लिस्ट चाहिए, तो ऊपर वाला नंबर छोटे से छोटा चाहिए और नीचे वाला नंबर बड़े से बड़ा चाहिए, तभी हमारा इसका जो आंसर आएगा ये छोटा आएगा लोअर साइड में, ठीक है। तो ABC मेरा 3 डिजिट नंबर है, तो मुझे A के जगह पे क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। अभी छोटे से छोटा है तो आप कहेंगे सर हम छोटे से छोटा 3 डिजिट नंबर तो 100 है, लेकिन इसकी एडिशन तो फिर 1 आ जाएगी और ये मेरा नंबर आ जाएगा 100। ये तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी ये जो आंसर आएगा ये मुझे छोटा करना है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9 और 9 ले लूँगा, यानी कि 199। ऐसा मैं इसलिए करूँगा, मैं 99 यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में जो एडिशन होगी 3 डिजिट की वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, यानी कि 1 + 9 + 9 = 19। इसका आंसर मेरा आता है 10.5। 10.5। आप बोलेंगे सर आपने 199 क्यों लिया, हम 109 लेके देखते हैं। हम 109 करेंगे। इसमें 109 लेने में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये जो नंबर है ना फिर ये छोटा हो जाता है, यानी कि ये क्या हो, हमारा 109 / 10 हो गया मेरा 10.9, तभी भी यही हमारा लिस्ट है। चलो अभी और एक पॉसिबिलिटी करके देखते हैं, 188 करके देखते हैं। 188 / 17 अगर आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि मेरा इस केस में मेरा जो आंसर होगा वो इसके आसपास होगा, 199 / 19। यानी कि यहाँ पे ना आप 189 करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 189 डिवाइड बाई ये क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो ये 10.5 के आसपास आ रहा है। हमें फाइनली क्या करना है,
हमें ये 100 प्लेस पे जो नंबर है और यूनिट प्लेस पे नंबर है, इसका हमें डिफरेंस लेना है। वो डिफरेंस आता है 8। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है ना, मतलब ये सबको समझ में नहीं आता। ये यहाँ पे थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना है। हमें सबसे पहले ये बात समझनी है, अगर मुझे x बाय वाई नंबर छोटा करना है तो मुझे ये नंबर छोटा करना पड़ेगा, y नंबर बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रेशो ये लीस्ट आना चाहिए। इसलिए मैंने जो मेरा 100 प्लेस का नंबर है वो मैंने 1 लिया है, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर वाला नंबर छोटा चाहिए। और मैं ये 100 डिवाइड बाई 1 भी कर सकता था, लेकिन ये मेरा रेशो 100 आ रहा है ना, मुझे कम करना है। अभी कम करना है तो मैं ऐसा सोचूंगा कि न्यूमरेटर वाला जो नंबर है उसको किस तरीके से बढ़ाए। तो तब के लिए क्या करना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ के जो डिजिट्स है वो मुझे 9 लेने पड़ेंगे, 9 और 9, क्योंकि फिर उसका जो एडिशन है वो नीचे मेरा बड़ा हो जाएगा नंबर, यानी कि 199 डिवाइड बाय 90। 189 भी आ सकता है, लेकिन फाइनली उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस लेना है, वो आता है 8। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ना, बहुत मुझे लगता है ये 100 में से 2-4 लोगों को आया होगा। ये बहुत डिफिकल्ट था, बाकी तो थोड़े से मैनेजेबल थे, लेकिन इसका क्योंकि ना इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमें वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है, सारा डेटा आपको दिया होता है, उसी में से आपको वो कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इमेजिनेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या ले, वहाँ पे क्या ले, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। ये भी बहुत मुश्किल, मतलब दिखने को वो सिंपल लगे, ये इसको ना ये नंबर सिस्टम वाले प्रॉब्लम है। नंबर सिस्टम यानी कि आपको ये पता है क्या कि इवन प्लस इवन किया तो इवन नंबर आता है, ऑड प्लस ऑड नंबर किया तो इवन आता है। ठीक है, ऑड प्लस ऑड यानी कि 3 + 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है पेपर सेट का ए सेट का 14 नंबर वाला क्वेश्चन, सीरियल में 8 है। 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो ये इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 के ऊपर वाले, PQRST आर इवन। ठीक है, 3 ऑफ द 5 यानी कि इसमें से कोई भी 3 इवन है एंड 2 क्या है, ऑड है। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, यानी कि रैंडमली कोई भी 2 पॉजिटिव द ऑड है और 3 जो है वो इवन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। अभी आपको ये करना है P + Q + R, इसको मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, देखो P + Q + R माइनस मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला तो मैं यहाँ पे S + T लिख सकता हूँ। ठीक है, S + T, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाने के बाद ये होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर P + Q + R लिखा है और यहाँ पर S + T लिखा है। अभी उनका ये कहना है कि अगर आप ये तीनों का एडिशन करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर डेफिनेटली इवन होगा, ऐसा उनका कहना है। तो हम वो देखते हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं। अभी हम क्या ट्राई करेंगे, यहाँ पर आपको पता है 3 डिजिट्स जो है, 3 डिजिट्स है यहाँ के, वो है इवन और 2 है ऑड। ठीक है, तो P + Q + R और यहाँ पे S + T, तो ये माइनस वाला साइन है इनके बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में माइनस वाला साइन है। तो अभी हम देखेंगे S एंड T के जगह पे क्या आता है। ठीक है, S एंड T का हमें पॉसिबिलिटी करके देखनी पड़ेगी। दोनों ऑड आ सकता है, ठीक है, एक ऑड एक इवन आ सकता है, एक इवन एक ऑड आ सकता है, या दोनों ऑड आ सकते हैं। यही पॉसिबिलिटी है ना S एंड T की। एक तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, एक ऑड या एक इवन होगा। अगर दोनों ऑड होंगे तो उनका एडिशन क्या आता है, इवन। ऑड प्लस इवन क्या आता है, ऑड। इवन प्लस ऑड क्या आता है, ऑड। एंड इवन प्लस इवन क्या आता है, इवन। यानी कि ये ब्रैकेट वाला, ये मैंने सर्कल में लिखा है, इनका ये आता है। अभी अगर मान लीजिए ये 2 ऑड आ गए तो ये तीनों इवन आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑड है। अगर 2 ऑड यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे तीनों के तीनों इवन आ जाएंगे। 3 इवन है तो उसकी एडिशन इवन आती है। एक ऑड यहाँ पे होगा तो एक ऑड इधर आएगा, करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑड है। तो इसका एडिशन क्या आएगा, ऑड प्लस इवन आता है ऑड। ठीक है, ऑड प्लस इवन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 3 + 2 + 2, ये ऑड, ये इवन प्लस इवन, ये कितना आ गया, 7। ठीक है, अगर ये ऑड है तो ये क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ऑड है तो ये 2 इवन आ गया, इसका भी एडिशन क्या आ गया, ऑड। अगर 2 इवन यहाँ पे आ गए तो एक इवन इधर आएगा, क्योंकि इवन 3 है हमारे पास और ये ऑड 2 हो गए, यानी कि इसका जो एडिशन है इवन यानी कि 4
और 2 ऑड यानी कि 3 3, इसका एडिशन आता है 10 यानी कि ये आएगा ई। अभी देखते हैं इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन यानी कि 6 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आता है 2। ऑड माइनस ऑड इवन आता है, यानी कि अगर आप 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो इवन आ जाएगा। ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन, यानी कि इज डेफिनेटली इवन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन कभी देखे नहीं होंगे, जिनको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, उनको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन कैट में और यूपीएससी में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हो। ये सिंपल है, मुझे बताओ यार, ऑड और इवन पे क्वेश्चन है। ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, ये पता होना चाहिए। ऑड माइनस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, ये पता होना चाहिए। ऑड प्लस इवन करेंगे तो ऑड आ जाएगा, बस यही चेक करना है यहाँ पर। लेकिन फ्रेमिंग डिफरेंट है। अभी देखते हैं, अभी इसमें मज़ा आएगा। 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ऑड। कुछ को ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे 2 2 वाले नंबर यहाँ पे ले लूँगा, 2p 2r 2s, क्योंकि आप किसी भी नंबर को, डिजिट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इवन बन जाएगा। ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, इवन को 2 से करेंगे इवन हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका कैलकुलेशन आएगा ये सारा इवन आ जाएगा, क्योंकि आपको सबको आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी Q एंड R हमारे पास 2 बच गए, ये Q और ये T, Q एंड T, Q एंड T, ठीक है, ये है T, Q एंड T। अभी Q एंड T में क्या पॉसिबिलिटी है, Q एंड T में क्या हो सकता है, Q एंड T में क्या हो सकता है, आपको पता है ये दोनों के दोनों ऑड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑड है। एक ऑड एक इवन हो सकता है, ये इवन ये ऑड हो सकता है, और दोनों के दोनों इवन हो सकते हैं। हमने सारी पॉसिबिलिटी लेगी, 4 तो पॉसिबिलिटी है। 2 ये जो डिजिट्स है वो होने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ऑड दोनों इवन, एक ऑड एक ऑड एक इवन। तो ये तो हमारा सारा इवन आ गया। अभी ऑड प्लस ऑड इवन आता है, ऑड प्लस इवन ऑड आता है, इवन प्लस ऑड ऑड आता है, एंड इवन प्लस इवन इवन आता है। और अभी हमें क्या करना है, इसका हमें अभी एडिशन करना है, ठीक है। ये प्लस ये करना है ना हमें, ये प्लस ये, ठीक है, ये प्लस, यानी कि इवन प्लस इवन इवन आ गया, इवन प्लस ऑड ऑड आ गया, इवन प्लस ऑड ऑड आ गया, इवन प्लस इवन इवन आ गया। ये डेफिनेटली ऑड है। ऐसा होगा क्या, नहीं, कभी कभी इसका आंसर इवन आता है, कभी कभी इसका आंसर ऑड आता है, यानी कि ये गलत है, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। लेकिन कंसेप्ट उनको क्या चेक करना था, इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, बस यही उनको चेक करना था। बेसिक कंसेप्ट ये है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए बेसिक कंसेप्ट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है सेट का ए का 15 नंबर का क्वेश्चन और हमारा सीरियल नंबर है 9, ठीक है। ये भी फिर इसमें ना थोड़ा सा हमें नंबर लेके करना। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर सबको पता है, 2 3 5 7 11 13 17 ये हमारे प्राइम है, और बाकी बचे हुए हमारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उन्होंने कहा P हमारा प्राइम है और C हमारा कंपोजिट नंबर है, तो P प्लस सी डिवाइड बाई P माइनस सी कैन बी इवन, कैन बी इवन। तो ये इवन कब आएगा, इवन कब आएगा, हमारा एडिशन इवन आना चाहिए, ठीक है। तो इवन एडिशन कब आता है, जब आपके, देखो यहाँ पर हमारा इवन जो नंबर है प्राइम वो तो एक ही है, 2, इससे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है इसको अगर आप किसी भी ऑड से करेंगे ये इवन हो गया, इसमें आप कुछ किसी को भी ऐड कर तो आपका आंसर ऑड ही आने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, 2 ऑड नंबर देखने हैं। तो ये 9 पकड़ लो, ठीक है, P 9 पकड़ लो, दिस इज P, और ये C आपका नीचे जो है C आप 9 पकड़ लो। कैन भी, यानी कि आपको बस वो सिचुएशन देखनी, यानी कि ये हो गया आपका, यहाँ पर P पकड़ा मैंने 11 और C पकड़ा 9। ये क्यों पकड़ा है, ये आपको ट्रायल एरर करना पड़ा। दूसरा भी नंबर पकड़ के दिखाता हूँ मैं। 11 प्लस 9 हो गया 20, 11 माइनस हो गया 2, इसका आंसर आ गया 10। तो आया क्या, यस आया। अभी 17 और 15 पकड़ सकते हैं,
ये 17 पकड़िए, ये है आपका प्राइम, और 15 है आपका कंपोजिट नंबर। तो 15 प्लस 17 हो गया 32, 17 माइनस 15 हो गया 2, आंसर आ गया 16। यानी कि कैन बी इवन, यस कैन बी इवन, करेक्ट। 2p प्लस c कैन बी ऑड। मुझे बताओ p कुछ भी हो जाने दो, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आएगा। 2p ऑलवेज इवन, क्योंकि किसी भी नंबर को, डिजिट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा। एंड इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। यानी कि ये जो है एवरी टाइम इट विल बिकम ऑड, क्योंकि इवन में अगर आप ऑड करेंगे तो आपका नंबर ऑड ही आएगा। इवन यानी कि 10 प्लस 1 किए तो 11 आ गया, 10 प्लस 3 किया तो 13 आ गया। यानी कि इवन प्लस ऑड ऑड आता है। देखो ये इवन ऑड वाला 2 बार क्वेश्चन पूछा उन्हें, 2 क्वेश्चन पूछे। पीसी कैन बी ऑड, पीसी यस डेफिनेटली, ऑड इंटू ऑड ऑड है। यानी कि ये 3 ले लो और यहाँ के 9 ले लो, यहाँ के 11 ले लो, यहाँ का 15 ले लो, यहाँ का 13 ले लो, यहाँ का 15 ले लो। यानी कि पीसी यानी कि एक प्राइम नंबर इंटू एक कंपोजिट नंबर कैन बी, यानी कि आपको बस 1-2 सिचुएशन देखनी है, यानी कि 3 को तीनों सही है, आंसर है डी। बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। क्या चेक कर रहे हैं, ऑड इंटू ऑड ऑड आता है, किसी भी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन आता है, बस यही तो चेक कर रहे हैं। लेकिन उसको एक क्वेश्चन में फ्रेम किया, यानी कि सबसे पहले आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी चेक की कि आपको क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता है। अभी देखो ये तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे और एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे, इसमें डिफरेंस होगा। तो अभी मैं बता दूं, जब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देता था सीसेट में तो मेरे 180 के ऊपर ही मार्क आते थे। स्टेट पीसीएस में भी मैं जब सीसेट का पेपर देता था मेरा 180-190 मार्क्स आते थे, क्योंकि मैं सीसेट पढ़ाता था। आई वॉज अ टीचर इन सीसेट, मेरा दिन रात यही काम था। तो मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही आते थे और मैं स्टूडेंट्स को दिखाता था। ठीक है, वो हमारे स्टेट पीसीएस में क्या होता है ना, वो मार्कशीट मिलती है, मतलब वो पेपर, तो वहाँ से स्कोर निकालते थे। तो मेरा वो वहाँ पे एवरी टाइम, और यूपीएससी उस टाइम पे तो इजी पेपर थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टाइम पे, लेकिन इस पेपर में भी 200 है ना, तो अभी मैंने अगर चेक किया रैंडमली तो 120-130 आ जाएंगे इसमें, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए, मैंने जो, क्योंकि क्वांट मेरा स्कूल से ही अच्छा है, मतलब जितने मैंने एग्ज़ाम दिए क्वांट के तो मेरे फुल मार्क्स वहाँ पे आते थे। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेट ए और सीरियल हमारा नंबर 10। अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ D गिव्स अ 37DD। देखो इंटरेस्टिंग है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो आपको पता है जिसका मैथ्स लव है ना, वो सॉल्व करता ही करता है। उसमें उससे उसको देखो, एक तो ये भी है कि यार काम की भी चीज़ है और उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप में से अगर कोई हो ऐसे तो लिखो कमेंट सेक्शन में। विथ ABCD आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं है और डिफरेंट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ABC? अभी यहाँ पे सिंपल आपको देखना है। मुझे बताओ ABC आपका 3 डिजिट नंबर है और D, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपको एक बताना है, D है D, ये हाँ यहाँ पे आपका 37 आ रहा है, करेक्ट है, यहाँ पे 37 आ रहा है। तो मुझे बताओ अगर D के जगह पे 1 होगा तो आपका 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट ही आएगा। ठीक है, ये सिंपल है ना। 3 डिजिट नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट नंबर आएगा। सेम यहाँ पे 2 करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी A के जगह पे क्या है, 9। A के जगह पे मैक्सिमम कौन सा डिजिट आ सकता है, 9। अगर 9 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर ही 3 डिजिट आएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आएगा, यहाँ पे तो 37 है। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 9 को तो 27 आएगा। 4 से करूँगा तो 37 आएगा, यानी कि मेरा D है वो 4 है। ये मुझे कैसे पता चला, लॉजिक लगा के पता चला कि A के जगह पे मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या आ सकता है, 9। अगर 9 को मैं D के जगह पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर ही सिंगल डिजिट आएगा। D के जगह पे 2 होगा तो मेरा आंसर 18 या 19 आएगा। D के जगह पे 3 होगा तो मेरा आंसर 27, 28, 29 आएगा। और D के जगह पे 4 है तो मेरा आंसर 9 × 4 36, और पीछे का कैरी 1-2 पकड़ के 38, 39 आएगा। तो ये D मेरा 4 है। ये आपको सबसे पहले क्लिक होना चाहिए, यूअर D इज़ 4। ठीक है, D 4 हो गया। अभी आप 4 का मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है। अब क्यों लिखा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे D को किसी एक से नंबर से मल्टीप्लाई करना है और मेरा डिजिट आंसर में
जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो फिर से डी आना चाहिए। यानी कि ये 4 है मेरा, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो 4 आपको क्या करना है, ऐसा नंबर देखना है 4 को, ये देखो 4, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 24 है। यानी कि मैं जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 24 आता है। यानी कि ये मेरा डी है, ये मेरा डी है, मेरा कैरी 2 हो गया ऊपर। यानी कि दिस इज माई डी, दिस इज डी, दिस इज डी एंड दिस इज 6। करेक्ट। अभी मेरा कैरी आ गया 2। अभी क्या करना है मुझे, बी के जगह पे क्या है वो देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डी 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। अभी क्या करना है, ये मेरा है 4, कैरी आया 2। अभी मुझे 4 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि जहाँ पे मेरा 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरा आंसर 4 आना चाहिए। इसका मतलब है 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 प्लस ये कैरी 2, यानी कि मेरा हो गया 14। एक मेरा कैरी यहाँ पे हो गया 1। 9 इंटू 4 36 और ये 37। कितने को समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में आया इसका आंसर। 16 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको समझ में आया। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। आपको लॉजिक लगाना है। पहले मैंने निकाला डी क्या है, 4 है, वो कैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ए जो है यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट है 9। एंड 9 इंटू मैं 4 करूँगा 36 आएगा मेरा। यहाँ पे 36 है क्योंकि कैरी आता है ना एडिशन में। तो मैंने अभी ये 9 निकाल लिया, ये मैंने 4 निकाल लिया। उसके बाद मैंने सी निकाला। सी कैसे निकाला, क्योंकि 4 इंटू में 6 करने के बाद मुझे 24 मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा मुझे चाहिए डी। फिर मेरा कैरी 2 आ गया। अभी मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना है कि ये 2 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 2 में मैं 2 ऐड करूँगा तो 4 आएगा। ये नहीं कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। और अभी क्या पूछा है, इनका एडिशन। 9 प्लस 3 प्लस 6, 9 प्लस 9 18। ये है आपका आंसर ए। ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ पे सोचना है, दिमाग लगाना है कि ये क्या होगा वो क्या होगा। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बहुत ऊपर लेवल पे दिया है, इसलिए ये डिफरेंस है। कैट इसी लेवल पे होता है, इससे ज़्यादा मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन ये भी अच्छा, मतलब कैट के जो मॉडरेट है उसके लेवल के, कैट के लेवल इससे भी ज़्यादा ऊपर जाता है। ठीक है। और बैंकिंग में आपका डेटा दिया होता है, बस आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करना है फास्ट तरीके से। लेकिन आरबीआई में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। नॉर्मल बैंकिंग के एग्जाम प्लस ये यूपीएससी का, इसका मिक्स पकड़िए। दिमाग भी लगाना है और कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है, अभी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व की। ये आज के वीडियो में मैं इस 14 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। अगर अच्छा व्यूज़ आ गए, अच्छे कमेंट्स आ गए तो मैं रिमेनिंग भी बनाऊंगा। ठीक है, मैंने पेपर सारा देख लिया है, 53 क्वेश्चन है क्वांट रीजनिंग के सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसकी लेवल जो है डिफ़िकल्ट से लेके एवरेज से डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है। लेकिन वो डिपेंड है यार, किसी को ये बहुत ईजी लग सकता है, किसी को बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है। आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे, उस पर डिपेंड है। इसलिए जेनेरिक स्टेटमेंट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर फॉर्म्स एक्स वाई जेड। ये देखो, ये बहुत सिंपल है, एक्स वाई जेड। अगर आप एक्स वाई जेड से ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये आएगा। अभी ये कैसे आ गया, देखो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, इससे आप इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर बीच में 0 0 है और फिर आपने इससे मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स वाई जेड कब रिपीट होता है, अगर आप 3 डिजिट नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तब। ये अभी मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 101 मल्टीप्लाई करता हूँ 50 से, इसका आंसर आएगा 50 50। क्लिक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1001 और यहाँ पे मेरा 102 है तो इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102 और ये 102। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया 50-50 कैसे आया। उसी तरीके से अभी पूछा क्या है, ये जो मेरा नंबर आएगा उसको किससे डिवीजन होता है, यानी कि ये मेरा नंबर है 1001 इंटू XYZ। तो अगर आप देखेंगे ना, अगर आपको क्लिक होता है इसका मल्टीप्लिकेशन तो ये हुआ आपका 13 इंटू 7 91।
और ये हो गया 11। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1, यहाँ पे 99 और ये हो गया 100। यानी कि ये तीनों की एडिशन करेंगे तो ये आता है, यानी कि ये जो नंबर आया आपका, इसको 7 से भी मल्टीप्लीकेट डिवीजन होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है। अगर आपको करना है तो आप करके देखिए। इसको 11 से डिवीजन होगा, डेफिनेटली होगा। 7 से कैसे होगा ये मैंने बताया है। 13 से कैसे होगा ये बताया है। क्योंकि अगर आपको ये देखने से ना पता चल जाएगा ये, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको फास्ट आना चाहिए। ये मैंने क्या किया, 13 × 7 91 × 11 1001, यानी कि इसका आंसर है डी। थोड़ा सा पेपर ना, मतलब यार ये बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको बेसिक है ना उसका ही मतलब, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा ये XYZ यार ये कैसे आ गया, ये कैसे आया। ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जिनका UPSC से कोई वास्ता नहीं ना, बस आप ये इन्जॉय करो। मतलब इन्जॉय मतलब मैं बोल रहा हूँ, जिसको कौन आता है वो इन्जॉय करेगा, बाकी लोगों को ये हैरेसमेंट लगेगी, मेंटल हैरेसमेंट क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, सीरियल नंबर हमारा 12 है। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। ये होता है क्यूबिकल ब्लॉक। 125 यानी कि 5 × 5 × 5। ठीक है, ये हो गया 3D व्यू और ये हो गया 2D व्यू। क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। यानी कि मैं सबसे नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, आपको ये दिखाने के लिए कहता हूँ, ऐसा बीच वाले जो लेयर्स होंगे, ये लेयर पकड़ लीजिए आप, इसके साइड में। ठीक है, अगर मैं ये सिर्फ ये क्यूब निकालूंगा, ये वाला, ठीक है, आपको क्लिक हो रहा है नहीं, ये वाला, ये जो है, अगर मैं ये बाहर निकालूंगा, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब को अगर मैं सारे साइड से एक एक लेयर निकालूंगा, ऊपर से एक लेयर, यहाँ से लेयर और ये वाला लेयर, तो बीच में मेरा जो क्यूब बचेगा वो बचेगा 3 × 3 × 3 27। और इसके सारे साइड में क्यूब्स होंगे। आपको क्लिक हो रहा है ना, सबसे बीच वाला जो क्यूब है वो क्यूब ऐसा है, वो बीच वाला क्यूब ऐसा है। देखो आपको समझ में आता है कि ये, और इसके साइड में, सारे साइड में बनने के बाद ये 5 × 5 × 5 वाला बनेगा। यानी कि जो बीच वाला, इसके अंदर वाला, इसके नीचे वाला, इसके अंदर वाला जो क्यूब बनेगा, सिंगल क्यूब, ये है इनर वाला, उसके सारे साइड में क्यूब्स है। ऊपर का एक लेयर है, नीचे का लेयर है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, फ्रंट साइड में, बैक साइड में। तो अंदर का जो क्यूब बचने वाला है, उस क्यूब के सारे साइड में क्यूब्स है। तो ये क्वेश्चन था कि टोटल कितने क्यूब्स हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये अंदर वाला है, देखो ये इसके तीनों साइड में है, ये सबसे लेयर नीचे लेवल वाले का ऊपर का लेवल है। ठीक है, इसको कहते हैं 3D इमेजिनेशन। जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, इस टाइप के डायग्राम को आइसोमेट्रिक व्यूज कहते हैं। आप ये डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ये अंदर का दिखना चाहिए। कोई बोलेगा यार अंदर का कैसे दिखेगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये जो क्यूब है इसमें के सारे लेयर्स, लेफ्ट साइड का एक राइट ये निकाला, सारे साइड्स के एक एक लेयर निकालने के बाद अंदर वाला जो क्यूब बनता है वो ऐसे बनता है, और इसके सारे साइड्स में क्यूब है। यही क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब्स है कि जिनके सारे साइड में क्यूब बनेंगे, तो उसका आंसर है 27। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेशियल यानी कि वो स्पेशल वाला नहीं, स्पेशल SPATIL, स्पेशल यानी कि जिसको स्पेस का अंडरस्टैंडिंग है, जिसको 3D इमेजिनेशन होता है, उसको इसका आंसर आएगा। इसका आंसर है 27। आज के वीडियो के ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, टोटल 53 क्वेश्चंस है। 53, आज हम 14 करेंगे, फिर 13, 13, 13। ठीक है, आज का पार्ट A है, बाकी रिमेनिंग में आपके रिस्पॉन्स पे करूँगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं आगे के भी क्वेश्चन के आंसर बनाऊँगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by rearranging the digits of the number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd position and even digits occupy even position। तो ये है आपका 8 डिजिट नंबर, ये है आपकी ऑड पोजीशन, ये ऑड है, ये ऑड ऑड ऑड, यानी कि फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट इस तरीके से। ये है आपकी इवन पोजीशन, और आपके पास ये है 8 डिजिट्स। ठीक है, तो देखो अभी ना मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक थोड़ा सा
मैथमेटिकल वे है और एक हमारा रॉ मेथड का ही है, रॉ मेथड। अभी ऑड पोजीशन कितनी है मेरे पास? 4, 1 2 3 4। और मेरे पास ऑड नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो जो फैक्टोरियल है या परमिटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है, 4 पोजीशन से यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 2 बार नंबर है और ये भी 2 बार नंबर है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आया 6। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर आ गया ये कैंसिल हुआ, ये आया 6। तो ऐसे ऑड नंबर के लिए 6 है और ऐड करना है ना हमें, ये ऑड को ऑड जगह पे बिठाना है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 6 36। इसका आंसर है 36। अभी हम ट्रायल एंड एरर करके बताते हैं, ठीक है, ट्रायल एंड एरर। तो अभी देखते हैं, ये जो है ना, ये इसके नीचे मैंने 1 लिखा है ना, ये इसके नीचे, ये 3rd पोजीशन है, ये 5th है और ये 7th है। तो इसको अभी हम मैन्युअली बिठा के देखते हैं। ये हो गया 1 1 3 3, ये 1 1, ये 3 3 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बीच में 3 3, ये 3 3 3, यहाँ पे 1 1, बीच में 3 हो गया, ये 3, यहाँ पे 1 1 1 1 3। ये देखेंगे आप तो ये डिस्टिंक्ट 6 पोजीशन है, रिपीटेशन कहाँ भी नहीं है। ये मैन्युअली किया है, ये मैन्युअली किया हुआ है, मैन्युअली बिठा के। पहले मैंने क्या किया, 3 पोजीशन पे 1 1 1 बिठा दिया, ये 3 3 3 बिठा दिया, और फिर बाद में रिमेनिंग को अलग अलग पोजीशन पे करके बिठा दिया। तो ये टोटल क्या हो गया, 6 वेज हो गए। ये ऑड के 6 हो गए, इसी तरीके से इवन के 6 होंगे। और ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यानी कि हमें एंड है, देखो ये सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्डिंग। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 इंटू 6 इंटू 6 36। तो ये मैथमेटिकल वे है, जिसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी समझ में आती है उसको ये पता चलेगा। अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर मैंने ये मैन्युअली किया है, एक एक नंबर देख के कि यार यहाँ पे 1 डाल के देखते हैं, फिर ये यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 डालेंगे, फिर यहाँ पे 3 डाल के देखते हैं, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1। इस तरीके से ये 6 पोजीशन आ गई ऑड के लिए। सिमिलर 6 पोजीशन आएंगी इवन के लिए। यहाँ पे एंड दिया इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 36। ठीक है, अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये होपफुली इसमें से सभी सही आएंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियल की नहीं आई है। तो आप बाकी जो चैनल्स है वो भी देख सकते हैं, 1-2 इधर होगा, लेकिन मैंने ये सॉल्व किया आपको, तो 99% चांसेस सही होने के हैं। 1-2 बार गलत हो भी सकता है, ऐसा कोई 100% परफेक्ट नहीं होता एवरी टाइम, लेकिन मेरा रीजनेबली अच्छा है कौन, तो चांसेस कम है। अगर होगा तो आप मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है सीरियल वाइज सेट नंबर ए में, और ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। अभी देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बैंकिंग के एग्जाम में आता है, लेकिन ये ना ये डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, ये बहुत यूपीएससी वाले ना घुमा फिरा के पूछते हैं, ये सही होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं कि आंसर निकालो। ठीक है, ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 16 days, 12 days। आपको पता है A एक दिन में 1/8 काम करता है, ये 1/16 करता है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये 1/12 करता है। यानी कि अगर हम एडिशन करेंगे तो ये आता है 13/18, यानी कि ये हो गया टोटल कितने दिन लगेंगे साथ में करेंगे तो 48/13। इसका जो आंसर है लेस देन 4 है, क्योंकि 13 इंटू 4 52। तो वर्क विल फिनिश इन 10 days, ये आंसर क्या है, गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पता है 4 दिन से कम लगेंगे। ठीक है, अगर तीनों के तीनों साथ करेंगे तो ये हो गया आपका एक पार्ट। यूपीएससी में यही है, वो सिंगल नहीं पूछेंगे, आपको दोनों के दोनों निकालने पड़ेंगे, और फिर जब आपके दोनों के दोनों आंसर सही आएंगे तभी आपका फाइनल आंसर सही आएगा। तो अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अभी हम फर्स्ट पे आते हैं, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। और इन्होंने क्या बोला है कि जो ए जो है वो मंडे को काम करता है, मंडे को करता है, बी करता है ट्यूसडे को अकेला, सी करता है वेडनेसडे को। इसी तरीके से चलता रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, इस तरीके से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारे कैलकुलेशन के लिए आप पकड़िए कि हमारा जो टोटल काम है वो है 48। ठीक है, मेरा टोटल काम है 48। आप 96 भी पकड़ सकते हैं, आप 48 के मल्टीपल में कुछ भी पकड़ सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 48 पकड़ा है। अगर 48 काम है और 1/8 काम ए करता है, यानी कि यूनिट्स में अगर ये यूनिट्स है 48 यूनिट्स, तो ए ने पहले दिन कितने काम किया, 6 काम किया। ठीक है, 6 काम किया।
बी 16 लेता है तो बी ने कितना किया, 3 किया। ए बी सी, ये फिर से सी कितना करता है 1/12 यानी कि 4 काम किया, 4 यूनिट्स। यानी कि ये 6 3 4 6 3 4 6 3 4 ये चलता रहेगा। कब तक कंटिन्यू करना है इसको, जब तक 48 नहीं होता है। तो ये एक साइकिल होगी 3 की, ये होगी 13 दिन 13 यूनिट्स, फिर ये हो गए 26 यूनिट्स, ये हो गए 39 यूनिट्स। अभी इसमें 6 ऐड करते हैं क्योंकि अभी ए का नंबर है। ये है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, 39 हो गया। अभी 6 ऐड करते हैं, हो गया 45, और 3 ऐड करते 48, यानी कि थर्सडे को ये काम खत्म हो गया। 48 यूनिट्स का काम थर्सडे को फिनिश हो गया, यानी कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो ये ओनली 1 करेक्ट है। तो देखो कितना टाइम लगा एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे मतलब जब घर पे सॉल्व किया तो मुझे हर क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट, कुछ क्वेश्चन को 2 मिनट लगे। अभी ये सिचुएशन कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप तो घर पे बैठ के सॉल्व करें, एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, एक दो इसमें से गलत भी आ जाते। लेकिन ये पेपर में ना ये क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ये इसका क्वांट अच्छा है, जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से ना, वो स्कूल में मेरा अच्छा था तो ये अदर। लेकिन कुछ लोगों ने मतलब जो अगर आप जनरल पब्लिक देखेंगे तो जनरल पब्लिक को ये डिफ़िकल्ट पेपर गया है। आप ही देख लीजिए आपको कैसे गया, मुझे बताइए। हमें क्या करना है, दुनिया को क्या गया। आपके इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं 66 से ज़्यादा तो खुश, किसी को 70 मिले, 80 मिले, 180 मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसको पास करना है। फाइनल मिनट लगेगा जीएस के पेपर में, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, पसंद आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, वो मुझे बताइए। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।